हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। चलिए 5 जून के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है। हाँ जी, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर, जनरल प्रदीप अग्रवाल और जनरल राहुल सचदेवा। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर ने देश में सबसे पुराने अर्धसैन्य बल कौन है? असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाला। उसके महानिदेशक कौन बन गए हैं अब? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स के बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। कौन सी क्षेत्र का? पूर्व उत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्य में मदद करने हेतु, ये क्या करता है? बल सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, जन कल्याण के कार्य करते हैं और विकास कार्य में मदद कराने हेतु विविध भूमिका निभाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। इससे पहले जनरल प्रदीप नायर कहां पे थे? वो भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? कब? 2020-21 में। किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन है 5.3%, 4.3%, 7.3% और 6.9%। तो दोस्तों इसका आंसर है 7.3%। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर क्या है? 7.3%। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। जीडीपी में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। ये किसके कारण आई? कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखा रही है। वहीं पिछले साल 2019-20 में ये 4% रही थी। कितनी हो गई थी? 4%। पिछले 2019-20 में कितनी थी? 4%। जबकि चौथी तिमाही जनवरी मार्च में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई थी। जब चौथी तिमाही आती है, यानी कि फोर्थ क्वार्टर आता है, जो जनवरी से मार्च तक होता है, उसमें जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी 1.6% दर्ज की गई थी। लेकिन अब इसमें 7.3% की गिरावट आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन है दीपक गुप्ता, अरुण कुमार मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े। तो दोस्तों इसका आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? बी, अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। इससे पहले वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल. दत्तू थे। इससे पहले कौन अध्यक्ष था एनएचआरसी का? जस्टिस एच.एल. दत्तू थे। कौन थे? एच.एल. दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए। कब रिटायर हुए? पिछले साल दिसंबर में वो रिटायर हो गए थे। तब से एनएचआरसी में अध्यक्ष का पद खाली था। ये दिसंबर से अभी तक ये पद खाली था, जो कि अब किसको मिल गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सीआईआई का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन, संजीव बजाज, पवन मुंजाल, राहुल सचदेवा। तो दोस्तों इसका आंसर है टीवी नरेंद्रन। इसका आंसर क्या है? टीवी नरेंद्रन। हाँ जी, सीसीआई का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया। किससे लिया उन्होंने? कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है। बता दें कि टीवी नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का
निर्देशक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? कब? 1 नवंबर 2013 को इनको टाटा स्टील का प्रबंधक निदेशक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो दोस्तों इसका आंसर मॉरिशस। हाँ जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 की साल में की उम्र में उनका निधन हो गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य करते हैं। वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे। भारत और हिंदी के प्रति उनके खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। कौन से थे? प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। उनको भारत और भारत की जो हिंदी भाषा है उनसे काफी लगाव था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी वे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उससे पहले वो इसके प्रधानमंत्री भी रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसके ऑप्शन है हमारे राहुल सचदेवा, अनिल बोरा, लक्ष्मी नंदन बोरा, मोहन अग्रवाल। तो दोस्तों इसका आंसर है लक्ष्मी नंदन बोरा। हाँ जी, लक्ष्मी नंदन बोरा असम के जाने माने साहित्यकार। ये कौन थे? साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का 3 जून को कब निधन हुआ? 3 जून को निधन हो गया है। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी है, 60 से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी है, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन है। उनका पहला उपन्यास कौन सा था? गंगा सिलोनीर पाखी। गंगा सिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ। कितनी भाषा में उनको उसका अनुवाद हुआ? उनका जो पहला उपन्यास था 11 भाषा में अनुवाद हुआ। तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी और इस पर 1976 में एक फिल्म भी बनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं थे। उन्होंने सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कौन कौन से उसे अवार्ड मिले? सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत या विराट कोहली। तो दोस्तों इसका आंसर है विराट कोहली। हाँ जी, विराट कोहली का जो फोर्ब्स की लिस्ट निकली थी 100 खिलाड़ियों की, उसमें से 59वां नंबर प्राप्त हुआ है उनको। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर है। वही ऐसी एकमात्र क्रिकेटर जो इस लिस्ट में शामिल है। पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें स्थान। पिछले साल कौन से स्थान पर थे? वो 66। अब कौन से पे है? वो 59। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। उनकी कमाई में कितने करोड़ रुपए? 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में 179 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA के दिग्गज खिलाड़ी कॉन मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए यानी कि 208 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? कॉनर मैकग्रेगर। ये क्या है? ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है। उनकी आय 1517 करोड़ रुपए की कमाई के साथ वो दुनिया के पहले खिलाड़ी है, ज्यादा पैसे कमाने वाले। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बिहार, सिक्किम, झारखंड, पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है सिक्किम। क्या आंसर है? सिक्किम। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ पर्यटन स्थलों से संपर्क
को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। तो दोस्तों इसका आंसर है शुक्र ग्रह। हाँ जी, शुक्र ग्रह। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच, कब से, 2028 से 2030 के बीच 2 अंतरिक्ष अभियान भेजे। कितने अभियान भेजेगा? 2 अंतरिक्ष अभियान। कहां पे? शुक्र ग्रह पर। यह मिशन बेहद खास होने वाले हैं। इनके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर लिया है। इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। इसका आंसर है भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक, कौन सा? मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन शुरू किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।